अस्सलाम वालेकुम तंजीला, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग टू यू बोथ एंड एवरीवन जो हमें देख रहे हैं वॉचिंग का। थैंक यू सो मच तंजीला फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। आप बताएं कि सुबह होते साथ ही अभी जो इस वक्त पहली चीज़ बीइंग अ सहाफ़ी आपके माइंड में आती है वही आती है कि भी फील्ड कवर करनी है और आपने जाना है कौन से हल्के में क्या हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या प्लान कर रही है, उनका सिंध में होमवर्क कैसा है, पंजाब में कैसा है। पहले तो इस बारे में आप ज़रा कमेंट करें कि इस वक्त बिलावल जो है वो काफ़ी एक्टिव है। हमेशा आपको पता है इंतखाबात से पहले ऐसी लफ्जी गोलाबारी तो राइट लेफ्ट होती रहती है, लेकिन अब लाहौर को उन्होंने स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना होमवर्क अच्छा करने के लिए यहाँ का रुख किया है। तो आप क्या समझती है कि पंजाब एक बड़ा मार्का है, इसके लिए इतने कम वक्त में क्या जो पीपल्स पार्टी है वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकेगी? मेरा ख्याल है सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए अगर बिलावल को एक शख्सियत के तौर पर देखा जाए तो ज़ाहिर बिलावल पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। इस वक्त वो वाहिद सियासी लीडर है जिनके ऊपर शायद कोई करप्शन का किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है। एक तो बैगेज के बगैर है, दूसरा एक नया चेहरा है। आपने देखा कि वो बहुत स्वभाव से बात करते हैं। मतलब मैं तो लिटरली एक सहाफ़ी के तौर पर कहना नहीं चाहिए, लेकिन उस दिन मैं बहुत इम्प्रेस हुई जिस दिन इमरान खान साहब के हवाले से नारे लगे और बिलावल ने जैसे उसको हैंडल किया। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुजुर्ग सियासतदान होते तो वो उतने अच्छे तरीके से उसको वो इट शोज के आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, इट शोज कि आप कितने मैच्योर हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल जो है वो जिस तरह से उन्होंने ये पिछले कुछ अरसे में जब वो थे फॉरेन मिनिस्टर जैसे अपने आप को कंडक्ट किया है वो बड़ा इम्प्रेसिव है। और उनकी जो सियासी तरबियत है वो उनके एक एक कंडक्ट से नजर आती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना खोया हुआ फील्ड वापस अब क्लेम करना चाहती है, क्योंकि आपको पता है पंजाब पीपल्स पार्टी का एक जमाने में गढ़ हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे शहर जहां आज उनके लोग एमएनए सिलेक्ट नहीं होते, लेकिन उनकी जाले अपनी जगह पर जरूर मौजूद हैं। तो आप देखिए कि तंजीला मजहर साहब, अगर हम देखें जो बयानात हमें नजर आते हैं और खासकर बिलावल भुट्टो साहब इससे पहले भी उन्होंने महा लाडला का खिताब नवाज शरीफ साहब को दिया, उसके बाद फिर जरदारी साहब ने उनका कान खींच लिया। अब फिर हमने देखा है कि इससे पहले एक बैठक हुई है, उसमें कहा गया है कि एक दूसरे पर ये वाली जो हम इल्जामात लगाते हैं जो 90s 80s में ये दो पार्टियां लगाती थी अब दोबारा नहीं लगाएंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब दोबारा है। लेकिन अगर इनके वालिद साहब की बात की जाए, आसिफ जरदारी साहब की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है कि दोबारा फिर कान खींचा जाएगा बिलावल भुट्टो साहब का? क्योंकि हमने ऐसे ही देखा है अभी तक तो ये सीन। चलो ये जो रिवायती गोलाबारी है, लफ्जी गोलाबारी है, आपको क्या लगता है कि क्या अटैक कर पाएंगे नई जनरेशन को? क्योंकि ये 80s 90s थोड़ी है कि इन्हीं बातों में लोग आए, क्योंकि पहले से तय हो चुकी है कि किसने कौन कौन सी वजारतें लेनी है। वैसे आपको लग रहा है 80-90s, मुझे तो लगता है उससे ज्यादा वर्स्ट हालात है गोलाबारी के हवाले से। जो कुछ सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी है उसके साथ तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा लफ्जी गोलाबारी की जरूरत है। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना गुड कॉप बैड कॉप, वो यहाँ पे डैडी एंड द सन वो ये वाला रोल तो प्ले करेंगे। देखिए आप भी हमीद जब कोई माइक पढ़ के किसी जलसे से खिताब करेंगे ना तो आप जोशे खिताबत में बह जाएंगे। लोग नारे लगा रहे हैं, आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ स्टूडियो में आके बैठेंगे तो आप ऐसी बात नहीं करेंगे। तो जो जरदारी साहब की बैठक है वहाँ पे वैसी बात नहीं हो सकती। लेकिन जब आप जलसों में हैं, जुलूसों में हैं, आपने वोटर को एक्टिवेट करना है। बदकिस्मती की बात सिर्फ ये है कि इस वक्त परफॉर्मेंस की बात, या पाकिस्तान में हमेशा से इंतखाबी माहौल में परफॉर्मेंस की बात नहीं होती, इंतखाबी मंशूर की बात नहीं होती। पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी ये भी कोशिश की है कि बिलावल के साथ वो अपने मंशूर को चेंज करे। आपको पता है वो अब बिलावल आएगा रोजगार लाएगा की बुनियाद पे अब वो इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन लफ्जी गोलाबारी हमारी एक रीत और रिवाज है जो कि अमली गोलाबारी तक जा पहुंची थी। अब उसको वापस थोड़ा सा धक्का लगाने की कोशिश हो रही है। अच्छा तंजीला, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। इट्स अ काइंड ऑफ यू टर्न एज वेल। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़रा आपने कहा ना कि लीडरशिप क्वालिटीज़ थोड़ी सी नज़र आती है कि हाउ यू टेक ऑल दीज थिंग्स, आप किस तरह से लेते हो अपने ऊपर। आप क्या समझती हैं कि लाहौर की अगर हम बात करें, पंजाब की हम बात करें, बड़ा मार्क है और आपको पता है उनके अब्बा हमेशा मुफाहमत के बादशाह कहलाए हैं। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप क्या देखती हैं कि वही होगा कि एक दिक्कत सीट पर हम सोचेंगे यार चलो ठीक है इसी से काम चला लेते हैं, या फिर एक बड़ा प्लान लेके आना, बड़ी स्ट्रैटेजी, बड़ा होमवर्क जो कि सिंध में भी इतना स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा। तो बड़ा डेंट डालने के लिए तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सिर्फ ये लफ्जी गोलाबारी तो रवायती चीजें जो कि बड़े अरसे चलती आ रही हो तो इलेक्शन का हुस्न समझा जाता है। अच्छा, इस बार एक बड़ी यूनिक चीज है। एक तो ये है कि पीटीआई के वोटर्स का अभी तक
तय नहीं हुआ कि उनके पास बल्ले का निशान होगा या नहीं, बिल्कुल ठीक। और आपको पता है कि लाहौर में एक बहुत मोटिवेटेड एक पॉलिटिकल जो एक्टिव किस्म की यूथ है और नया वोटर है, आपको पता है करोड़ों की तादाद में नए वोटर ऐड हुए हैं आपकी वोटिंग लिस्ट में। तो मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा फैक्टर है कि जो मेरी और आपकी तमाम प्रेडिक्शन जो हम जो फोरकास्ट कर सकते हैं, जो बाकी लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, उसको वो बिल्कुल अपसाइड डाउन कर देगा। जब तक ये तय नहीं होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तौर पर मैदान में मौजूद होगी, बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि पंजाब में पहले की निस्बत उनको कुछ ज्यादा बेहतर सीटें मिलेंगी, लेकिन अगर कहा जाए कि कोई बहुत बड़ा डेंट डालेंगे, नहीं डालेंगे, वोट बहुत डिवाइड होगा, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है। अगर तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की कहीं पे एडजस्टमेंट होती है, या पीपल्स पार्टी के साथ होगी या नून लीग के साथ होगी। पीपल्स पार्टी समझती है आप लीग के साथ जब उन्होंने एक बार सीट एडजस्टमेंट की थी तो उनको बहुत नुकसान हुआ था 2013 के इंतखाबात में। उससे पहले उनकी पोजीशन एक्चुअली पंजाब में बहुत अच्छी थी। सो ये बड़ा मुश्किल सवाल है अभी ये कहना कि कितना बड़ा डेंट। अच्छा तंजीला, एक और चीज, व्हेन इट कम्स टू सिंबल ऑफ द पार्टी, तंजीला मजहर साहब, एक और चीज अगर हम देखें, दो चीजें जो हमारे सामने आती हैं। एक तरफ तो हम पीटीआई को इस वक्त अगर देखें तो इमरान खान साहब के अलावा बैरिस्टर गौहर साहब को जिस तरह जिम्मेदारियां दी गई हैं, कल आपने दो प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखी, यानी दोनों तरफ हमें इख्तिलाफ नजर आते हैं। हमें एक तरफ नाउमीदी, यानी मरवत साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, बैरिस्टर गौहर उम्मीद लगाए रखे हैं। आपको क्या लगता है कोई रिलीफ मिलेगा पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, अगर तो एक तो जो अदालत में केस होता है ना, वो किसी कानून के तहत सुना जाता है, और उस कानून में आपने एक फ्रेमवर्क एक बनाया होता है कि ये आपने गैर कानूनी बात की, गैर कानूनी बात नहीं की। लेकिन मैं अगर बहुत एहतराम के साथ ये कहूँ कि हमारी अदालतों ने क्या हमेशा कानून के उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए फैसले किए हैं, तो इसका जवाब नफी में है, क्योंकि अदालतें खुद मानती रही हैं, अदालती तारीख भरी भी ऐसे एतराफात से कि हमसे गलत फैसले हुए हैं। तो मुझे लगता है ऐसे है कि हो सकता है कि नजरिया जरूरत जो है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान में हमेशा इस्तेमाल होता रहा। हम हर 10 साल बाद ये नारा सुनते हैं कि नजरिया जरूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। तो वो एक ऐसी लाश है, फिर हम उसे खड़ा करते हैं, दोबारा उसमें ऑक्सीजन आ जाती है और दोबारा चलना शुरू हो जाती है। आज की कोर्ट अगर आप देखें, जितनी भी अभी लाइव आप कवरेजेस देख रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब हर शख्स से ये सवाल करते हैं सियासी बात मत कीजिए, आइन का बताइए या कानून का बताइए, कौन सी शिक के तहत आप ये बात। अगर तो आईनी कानूनी शिकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इलेक्शन में वाकई इतनी तकनीकी खराबियां की होंगी जो कि इलेक्शन कमीशन को भी लग रहा है और जो पिटिशनर्स हैं इनके खिलाफ उनको लग रहा है, फिर शायद मुश्किल होगा। लेकिन अगर जो टेक्निकलिटीज हैं उनको क्लियर आउट करके मैनिपुलेट किया गया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो हो सकता है कि रिलीफ मिला। देखिए, जो डाउट होता है हमेशा किसी भी चीज में, उसका जो आप कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ द डाउट, वो हमेशा अक्यूज को मिलता है। तो लेकिन मैं अगर कानूनी बात के अलावा एक बात करूं कि इस वक्त का जो माहौल है उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंबल नहीं लेना चाहिए था और इन इलेक्शंस को होने देना चाहिए। अच्छा तंजीला, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन देखें इस वक्त आप टेक्निकलिटीज़ पे बात कर रही हैं ना, तो ये बता दें कि लतीफ़ खोसा जो है, जो इस वक्त पीटीआई के अब जो है वो रहनुमा है, वो कल मिले हैं इमरान खान से अडियाला जेल में, और उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन उन्होंने मीडिया से की उसके मुताबिक वो कहते हैं कि कोई भी निशान हो, एक ही निशान से तमाम तर उम्मीदवार जो है वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि तो पीटीआई ने ओवरऑल तो अब सारी नजरें जमा ली है सुप्रीम कोर्ट पर, ये बॉल जो है उनकी कोर्ट में फेंक दी गई है, अब रिलीफ क्या, हमें तो बल्ला भी मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, ये समझते हैं पीटीआई वाले। तो आप क्या समझते हैं कि अगर दूसरा बैकअप प्लान जो लतीफ़ खोसा साहब डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक ही सिंबल सब लड़ेंगे तो उससे क्या आपको लगता है वोट बैंक ओवरऑल सिनेरियो में क्या इंपैक्ट हो सकता है पीटीआई का, कितना नुकसान होगा उनको ये बल्ला चले जाने से? अब खोसा साहब सीनियर कानूनदार है, मुझे नहीं पता उन्होंने किसके तहत ये बात की है, क्योंकि देखिए जब आप इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर जाते हैं, एक आजाद उम्मीदवार, तो आजाद उम्मीदवार के पास अपना एक सिंबल होता है। बिल्कुल होता है। अगर आप एक अलग से पूरी पार्टी बना के एक साइन पे जाएं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलवार ले लिया गया तो तीर के निशान पर फिर उन्होंने अपनी इंतखाबी सियासत की। मेरा नहीं ख्याल कि जो अब सारे के सारे कैंडिडेट्स जो आजाद होंगे उनको एक सिंबल मिलेगा। आई कैन नॉट सी दैट इलेक्शंस के जो जितनी चीज मुझे समझ हो सकता है खोसा साहब के पास कोई जाहिर है वो बड़े कानूनदान है, उन्होंने कानून की किताबों को मैनिपुलेट सारी जिंदगी करके देखा है, तो उनको हो सकता है कि ऐसा लुकूना नजर आता है कि एक निशान है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मेरा ख्याल है कि तंजीला मजहर साहब एक और चीज सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं।
जी जी तंजील मज़हर साहबा, अगर हम देखें जब भी इलेक्शन आता है तो गहमा गहमियाँ हमें नज़र आती हैं, तैयारियाँ होती हैं, नारे होते हैं, सारा कुछ हमें नज़र आता है। लेकिन इस बार हमें देखना है, एक तरफ तो दौड़ है, दौड़ आपके सामने है कि बेटा जो है बाप को सदर देखना चाहता है, सदर जो है वो बेटे को वज़ीर आज़म देखना चाहता है, बेटी वज़ीर आला बनना चाहती है, बाप को सदर वज़ीर आज़म देखना चाहती है। लेकिन उसके बावजूद हमें ग्राउंड पे अगर नून लीग की तरफ हम जाते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हलकों में दो कैंडिडेट्स खड़े हो गए हैं। आपस की चपकलिशें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से हमें दिखाई दे रही हैं, यानी कोई माहौल दिखाई नहीं दे रहा। क्या वजूहात हैं? क्या बहुत सारे कैंडिडेट से जब भी मैं मिलता हूँ, आप भी मिलती होंगी, तो उससे हमें ये नज़र आता है कि वो कोई मुतमईन नहीं है, इलेक्शन के हवाले से कोई सेटिस्फाइड नहीं किया होंगे या नहीं होंगे, तज़ब्ज़ुब का शिकारी। क्या वजूहात है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शंस के ऊपर तो अब बहुत कम कोई हेजिटेशन के साथ बात अब होती है कि होंगे या नहीं होंगे। सारे स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि होंगे और अल्लाह करे हो जाए। इलेक्शंस बहुत जरूरी हैं। जहाँ तक पार्टीज के अंदर कैंडिडेट्स को देखिए, हर कैंडिडेट का हक होता है, वो चाहता है कि मुझे इस हल्के से टिकट मिल जाए। माजी में भी जमातों के अंदर इस तरह के कंटेस्ट विद इन द पार्टीज होते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में कुछ हैवी वेट्स हैं जो एक दूसरे के साथ अब उलझ रहे हैं। इस बात से उलझ तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक ही हल्के से अपना अप्लाई किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अयाज सादिक साहब हैं और शेख रुहेल असगर साहब हैं। अब वो दोनों बड़े लोग हैं, दो बड़े चेहरे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। तो ये जो टिकट देने का मरहला होता है, ये पार्टीज के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो ग्राउंड पे आपने ये देखना होता है कि उस हल्के की आवाम किस बंदे के साथ ज्यादा कनेक्ट है, किसका ज्यादा फोल्ड है। ये टीवी प्रोग्राम को देख के जो लोग फैसले करते हैं ना कि जो ज्यादा टीवी में जो खिताबत दिखाएगा उसको टिकट मिल जाएगी, ये पाकिस्तान तरीके से आपने रवायत डाली थी। वैसे पाकिस्तान की सियासत में ऐसी कोई अच्छा तंजीला, आप इस हवाले से बिल्कुल ठीक कह रही है कि ग्राउंड रियलिटी को रियलिटी चेक देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल्के में कौन एक्टिव है, इस पर ही वोटिंग और सपोर्टिंग जो है वो होनी चाहिए तमाम तर वोटर्स की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डिस्कशन रही आपसे। ऑल दो